जय हिंद प्यारे छात्रों। आई होप आप लोगों की बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी तरह से हो गई होगी और उम्मीद करते हैं आप लोगों की परीक्षा भी बहुत अच्छी जाएगी। और कल आप लोगों का हिंदी का एग्जाम है, तो इसी के लिए मैं आप लोगों के लिए हिंदी का एटम बम लाया हूँ। मतलब इस एटम बम को जो है फोड़ करके एग्जाम को जो है अच्छी तरह से जो है फोड़ना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है और आप इसे अच्छी तरह से जो है याद कर लेंगे। और आप लोग के पास पहले से कोई गाइड है या नोट है तो प्रश्न को देख करके टिक लगा करके आप इसे अच्छी तरह से जो है तैयारी कर लेंगे, क्योंकि इसे बहुत मेहनत करके एग्जाम की व्यू से जो है इसे तैयार किया गया है। और एक ज़रूरी बात, परीक्षा में हम कॉपी कैसे लिखेंगे और OMR शीट कैसे भरेंगे, तो इसका वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे है, तो आप उसे भी अवश्य देख लें। क्योंकि आप कुछ भी लिखें, यदि कॉपी में सही तरीके से नहीं लिखेंगे, सिस्टमेटिक ढंग से नहीं लिखेंगे, तो सब किया धरा जो है आपको जो है बेकार हो जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को भी ज़रूर आप देख लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो है दिया गया है। तो पहला प्रश्न है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। इसका आंसर यहाँ है, ठीक है। और चूंकि इसका PDF जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चैनल से आप लोग जुड़ जाइए और इसका वीडियो हमारे व्हाट्सएप चैनल एम्बिशन टारगेट स्टडी से आप लोग जुड़ जाइए और परीक्षा से महत्वपूर्ण जानकारी और सब्जेक्ट संबंधित VBI नोट्स आपको मिलेंगे। और इस व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग जो है जुड़ जाइए और इस प्रश्न उत्तर का जो है PDF भी आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न है, दो आपकी रजिस्ट्री में 20 के दांत शीर्षक कहानी नायक कौन है, ठीक है। तो प्रश्न भी यहाँ है, आप लोग पढ़ लेंगे इसे। हम लोगों की नज़र में कहानी का नायक मदन है, क्योंकि लेखक का कहना है कि जो बुराई का अंत करता है उसे ही नायक माना जाता है। मदन जब कुछ आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था, उसी दौरान खोखा आकर कहता है कि लट्टू हम भी खेलेंगे। जब उसे मदन के द्वारा मना कर दिया जाता है तो चारघुसा खोखा को जमा देता है। उसके बाद मदन ने भी कासू के 2 दांत तोड़ डाले। मदन एक ईमानदार और स्वाभिमानी बालक था, अतः कहानी का नायक मदन ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ठीक है। प्रश्न नंबर आगे 3, लेखक मैक्स मुलर की दृष्टि में से सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। तो देखिए मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ। लेखक मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन गाँव में हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि गाँव के लोग बहुत ही दयालु होते हैं और बहुत करुणा भाव रखने वाले होते हैं। और इसलिए कि गाँव के लोगों में जो है सच्चा प्रेम कूट कूट कर जो है भरा होता है, इसलिए सच्चे भारत के दर्शन गाँव में हो सकते हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है ये, शानदार लवादा किसका गिर आएगा और क्यों। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता के आधार पर उत्तर दे, ठीक है। तो यहाँ उत्तर दिया गया है, कवि के अनुसार भगवान महिमा भक्त की आस्था में निहित होता है। मतलब भक्त है तभी भगवान का क्या है, अस्तित्व है, ठीक है। अगर भक्त ही नहीं रहेंगे तो फिर भगवान का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। तो भक्त भगवान का दृढ़ आधार होता है, लेकिन जब भक्त रूपी आधार नहीं होगा तो भगवान की पहचान भी मिट जाएगी। भगवान का लवादा अथवा नाम पहचान सब गिर जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर आप लोग प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं। कवि जीवनानंद दास अगले जन्म में अपने मनुष्य होने में क्यों संदेह करता है, इसका क्या कारण हो सकता है। उत्तर यहाँ पे है, भारतीय समाज में यह मान्यता है कि जीवों की 84 लाख योनियों है और मनुष्य योनि अच्छे कर्मों के बाद केवल एक बार ही मिलती है, इसलिए कवि अगले जन्म में मनुष्य होने में संदेह करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता के आधार पर उत्तर दे, ठीक है। तो उत्तर यहाँ लिखा हुआ है, सीखने के क्रम में बार बार प्रयास करने पर भी जब बालक विफल हो जाता है तो पहली विफलता पर आंसू आ जाते हैं, क्योंकि कठिनतम प्रयास के बाद विफल होना कष्टदायी स्थिति उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, मगम्मा की अपनी बहू के साथ किस बात के लेकर विवाद था। उत्तर है यहाँ, एक दिन बहू ने किसी बात पर पोते की पीट दिया, तो जिसके कारण क्या हो गई कि दोनों सास और बहू में जो है झगड़ा हो गई और इसीलिए जो है दोनों में विवाद हो गया, ठीक है। चलिए अगला,
अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारत माता शीर्षक कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है? उत्तर यहाँ पे है, ठीक है। आप लोग जो है इन्हें देख लेंगे। हाँ, और उसके बाद यदि आपके पास नोट है या गेस पेपर है तो उसमें टिक लगाकर आप इसे अच्छी तरह तैयारी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। 9, लक्ष्मी कौन थी? उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। आंसर यहाँ है, ये आप लोग जो है पढ़ लेंगे और इसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है? तो आप लोगों को भी पता है कि बहादुर जो है लेखक के घर का सारा काम करता था, यहाँ तक कि घर का पोछा भी लगाता था, उसके लड़का का साइकिल साफ करता था, लगभग घर के सारे काम करते थे। और जब बहादुर चला गया तो उसका सभी को अपना-अपना काम खुद करना पड़ता था, तो इसी के कारण जो है सबको क्या हुआ, पछतावा हुआ, ठीक है। तो देखिए प्रश्नों का उत्तर आपको अपनी भाषा में देना है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो नोट दिए, सर ने जो नोट दिया, जो डायरी में है उसी को एकदम याद करके सेम टू सेम लिखना है। जवाब आपको अपनी भाषा में देना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं? आंसर यहाँ है, बिरजू महाराज की शादी 18 साल की उम्र में हुई थी। उस समय विवाह करना महाराज अपनी सबसे बड़ी गलती मानते हैं, लेकिन बाबूजी की मृत्यु के बाद माँ ने घबराकर जल्दी में शादी कर दी। शादी को अपने जीवन में नुकसानदेह मानते हैं। विवाह की वजह से ही महाराज जी नौकरी करते रहे, है ना। अब उनका पालन पोषण तो चाहिए ना भाई, शादी करेंगे तो। चलिए प्रश्न नंबर, अगला प्रश्न है, थोड़ा लंबा है तो आप प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी कैसे होते हैं? परंपरा का मूल्यांकन पाठ के अनुसार लिखे। तो इसका आपके पास यदि कोई नोट होगा तो उसी में से आप जो है आंसर को नोट कर लेंगे, पढ़ लेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कवि गुरु नानक किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानते हैं? तो आपको भी पता है कि कवि राम नाम के बिना जो है इस जगत में जन्म क्या मानते हैं, व्यर्थ मानते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, कवि रसखान कृष्ण को चोर क्यों कहते हैं? तो देखिए कवि रसखान कृष्ण जी को चोर इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके ऐसा रूप है कि जब भी कोई उनको देखता है तो एक तक उनको ही देखते रहता है, ऐसा लगता है कि वह मेरे मन को चुरा लिए। तो इस दृष्टि से जो है कवि रसखान श्री कृष्ण जी को जो है चोर कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पर है, प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का क्या आशय है? तो आप लोग को भी पता है कि जब जापान के हिरोशिमा शहर पर जब एटम बम जो है गिराया गया तो अचानक सुबह का टाइम था और अचानक जब एटम बम फटा तो ऐसे लगा कि अचानक दोपहर हो गया, है ना। तो इसको जो आपको अपने शब्दों में जो है लिख देना है, तो प्रश्न को आप लोग ध्यान कर लीजिए और यहाँ उत्तर भी है, इसको भी आप लोग जो है पढ़ लेंगे या आपके पास पहले से नोट है तो उसको देख लेंगे। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, कवि रेनर मारिया रिल्के किसको कैसा सुख देते हैं? ठीक है आंसर यहाँ पे है, कवि कहते हैं कि भक्त भगवान की कृपा दृष्टि की सैया है। कवि कहते हैं कि नरम कपोलों पर जब भगवान की कृपा दृष्टि विश्राम लेती है तब भगवान को सुख मिलता है, आनंद मिलता है, अर्थात भक्त भगवान का कृपा पात्र होता है और भक्त रूपी पात्र से भगवान भी सुखी होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देख रहे हैं आप लोग, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या है था, है ना। तो क्या होता है कि मदन जो है वही गली में लट्टू नचा रहा था, तो भाई कासू भी गया और उसने भी कहा कि मुझे लट्टू नचाने दो। हाँ, तो मदन ने नहीं नचाने दे रहा दिया, तो जिसके कारण दोनों में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। तो मूल जो झगड़ा का कारण था वो यही था दोनों के बीच। चलिए अगला प्रश्न है, नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहले बिरजू महाराज की संस्था से जुड़े और वहाँ किनके संपर्क में आए? ठीक है, तो नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहले बिरजू महाराज निर्मला जी के स्कूल दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम से जुड़े, वहाँ वे कपिला जी, लीला कृपलानी आदि के संपर्क में आए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? उत्तर यहाँ है, तो गांधी जी के अनुसार अहिंसक प्रतिरोध सबसे उत्तम और बढ़िया शिक्षा है, जो किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा मारपीट ना हो। तो इस प्रकार के जो शिक्षा होते हैं उसे गांधी जी अच्छा माना है। वह बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान के बाद नहीं, पहले होनी चाहिए। शिक्षा का जरूरी अंग यह होनी चाहिए कि बालक जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को, सत्य से असत्य को, कष्ट सहन में हिंसा को आसानी के साथ जीतना सीखे। चलिए अगला प्रश्न है, कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे, है ना। तो इसको आप अपनी भाषा में भी कर सकते हैं कि कवि की दृष्टि में आज के देवता ग्रामीण के लोग होते हैं, जो खलिहान में जो किसान रहते हैं, जो खेत में हल चलाते हैं, जो सड़क पर पत्थर फोड़ते हैं, तो कवि की दृष्टि में असली देवता तो वो है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है,
प्रश्न नंबर 21, गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं और क्यों? उत्तर यहाँ है, इसे आप जो है पढ़ लेंगे। तो आप लोग मुख्य रूप से प्रश्न पर ध्यान देंगे, ठीक है? प्रश्न पर ध्यान देंगे और आंसर को भी आप लोग जो है पढ़ लेंगे। उसके बाद है हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है? तो देखिए हिरोशिमा में जो है साखी के रूप में मनुष्य की जो है राख के सिवा जो है कुछ नहीं है ना? तो आज भी हिरोशिमा में साक्षी के रूप में अर्थात प्रमाण के रूप में जहाँ-तहाँ जले हुए पत्थर दीवारों पड़ी हुई है। यहाँ तक कि पत्थरों पर टूटी-फूटी सड़कों पर घर की दीवारों पर लाश के निशान छाया के रूप में साक्षी है, ठीक है? अगला प्रश्न है, कवि वीरेंद्र रंगवाल किन अत्याचारियों का जिक्र करते हैं और क्यों? कवि वीरेंद्र रंगवाल किन अत्याचारियों का जिक्र करते हैं और क्यों? ठीक है, उत्तर यहाँ है, कवि यहाँ उन अत्याचारियों का जिक्र करता है जो हमारी सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन से लाभ उठाते हैं। समाज का एक वर्ग जो ऐसों की आराम अपने में जिंदगी आपको ढाल लेता है, उसी का लाभ अत्याचारी उठाते हैं। उसके बाद आगे है, समाज का एक वर्ग जो ऐसों की आराम अपने जिंदगी में आपको ढाल लेता है, उसी का लाभ अत्याचारी उठाते हैं और इस अवस्था में अत्याचारी अत्याचार करने के बहम और आंतरिक सभी साधन जुटा लेते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि घर शहर और देश के बाद कवि किन चीजों को बचाने की बात करता है? तो देखिए कवि घर शहर और देश के बाद कवि नदियों को नाला हो जाने से, हवा को दूषित हो जाने से, जंगल को जो है चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर, मनुष्य की छाया कहाँ और क्यों पड़ी हुई है? तो इसको भी जो है आप लोग देख लेंगे। चलिए उसके बाद जो है अगला प्रश्न है 26 नंबर, दही वाली मगम्मा में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? तो इस प्रश्न को भी आप लोग को भी पता होगा कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो बहू ने मगम्मा को मनाने के लिए एक षड्यंत्र रचा, जिसके तहत उसने अपने बेटे को मगम्मा के पास भेज दिया। बेटा दादी करके जिद करने लगा और कहा, और आए बेटा और बहू की मगम्मा दिन एक फिर गया और रहने, उस दिन हमसे गलती हो गई यह कहकर माफी मांगकर जो है मना लिया। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? तो देखिए मनुष्य बार बार नाखून पशुता की निशानी को मिटाने के लिए करता है, क्योंकि पहले के जो मनुष्य थे, मानव थे, वो बड़े बड़े नाखून रखते थे और उसी से जो है शिकार का भी काम करते थे। तो उसी को खत्म करने के लिए जो है मनुष्य बार बार नाखून काटते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था? तो लेखक को इसलिए लगता है क्योंकि उनकी जो पत्नी है वह बार बार बीमार पड़ जाती थी और काम करने में बहुत परेशानी होती थी। तो इसलिए लेखक को लगता है कि नौकर रखना जो है बहुत जरूरी है और उनका भाई भी जो है पहले से नौकर रख चुका था। तो इस प्रश्न को भी आप लोग जो है देख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया, है ना? तो आपको पता है कि जब बिरजू महाराज जी के बाबूजी की मृत्यु हुई तब महाराज जी के जीवन को का सबसे दुखद समय हुआ। घर में इतना भी पैसा नहीं था कि वह अपने पिताजी का जो है 13वीं जो है काम कर सके, ठीक है? तो उन्होंने एक प्रोग्राम करके पैसा इकट्ठा करके जो है अपने पिताजी का जो है 13वां किया, ठीक है? तो इसको आप अपने शब्दों में जो है लिख देंगे। उसका अगला प्रश्न है, कवि जीवनानंद दास अगले जीवन में क्या बनने की संभावना व्यक्त करते हैं और क्यों? तो कवि को अपनी मातृभूमि प्रेम में विह्वल अर्थात अशांत होकर चिड़िया, कौवा, उल्लू, सारस बनकर पुनः बंगाल की धरती पर अवतरित होना चाहते हैं। चलिए उसका अगला प्रश्न है कि सीता की स्थिति बच्चे के किस खेल से मिलती जुलती है? तो इस प्रश्न को भी आप लोग जो है देख लेंगे, ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भीमराव अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? तो लेखक जिस विडंबना की बात करते हैं वह है जातिवाद का पोषक, ठीक है। तो कोई ऐसे गांव है जहाँ के लोग शिक्षित होकर भी जात पात छुआछूत की भावना रखते हैं। विडंबना का स्वरूप कार्यकुशलता के आधार पर भ्रम श्रम विभाजन होना चाहिए, न कि जाति के आधार पर। मतलब जिनको जैसा हुनर है उसको उस तरह का काम जो है करनी चाहिए और समाज को इसी अनुमति देनी चाहिए। हाँ, चलिए अगला प्रश्न है कि धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, ठीक है। तो इस प्रश्न को भी आप लोग देख लेंगे। यहाँ उत्तर भी है, भारत प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहा है। यहाँ धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य चीयमान रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। भारत वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म की यह शरण स्थली है। आज भी यहाँ नृत्य के नए मतांतर प्रकट एवं विकसित होते रहते हैं। तो इस तरह से भारत धार्मिक क्षेत्रों में भी जो है वृक्ष को आलोकित करने वाला एक जो है महत्वपूर्ण देश है, ठीक है। चलिए उसका अगला प्रश्न है
कि रगम्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था? रगम्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था, है ना? तो आप लोग को भी पता होगा कि ये कौन था और इससे जो है क्या चाहता था, है ना? तो यहाँ उत्तर है रगम्पा मगम्मा के गाँव का ही आवारा और जुआरी था। वह मगम्मा का ही उम्र का था और शौकीन तबीयत का था। वह मगम्मा से उधार पैसे चाहता था, ठीक है? तो इस प्रश्न को भी आप देख लेंगे। उसका अगला प्रश्न है कि माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी? माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी? तो माँ को ममता का समुद्र कहा जाता है, अतः माँ की ममता मंगू के लिए बाकी परिवार के अन्य सदस्यों से अलग एवं ज़्यादा थी। तो ये यह सोचती थी कि इसका देखभाल जो है हॉस्पिटल में नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए यह सोचती थी कि जो है हम इसको अस्पताल में भर्ती नहीं करें। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सब है, आप इसे अच्छी तरह से जो है तैयारी कर लेंगे और एक भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में जो है नहीं छूटेगा। अगला प्रश्न है अक्षर ज्ञान कविता के क का विवरण स्पष्ट करें, क का, है ना? तो यहाँ पे इसका उत्तर लिखा हुआ है। प्रस्तुत कविता में कवित्री छोटे बालक द्वारा प्रारंभिक अक्षर बोध को साकार रूप में चित्रित करते हुए कहती है कि क को लिखने में अभ्यास पुस्तिका का चौखट छोटा पड़ जाता है। मतलब वह जब माँ अपने बेटे को सिखाती है तो वह पूरा पूरा बोल नहीं पाता है, जिससे वह आधा ही बोल पाता है, इसीलिए कंठ कंठ को कहा गया चौखट, क्योंकि क ख का उच्चारण तो कंठ से ही होता है। चलिए, प्रश्न नंबर 37, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? यहाँ पर बूढ़ा होगा, ठीक है? तो आपको पता है कि वृक्ष जो है जो कवि के दरवाजे पर है और बहुत पुराना है, ठीक है? और उसका तना ऐसे है जैसे लगता है कि कोई सिपाही जो है राइफल ताने खड़ा है, तो उसे ही कवि जो है क्या कहा है? बूढ़ा चौकीदार कहा है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो जब वाणी में राम नाम न हो तो वह वाणी किसके समान हो जाता है? विष के समान हो जाता है। जब वाणी वहम आडंबर से संपन्न होकर राम नाम को त्याग देती है तब नाम वह विष के समान हो जाती है, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न है, थोड़ा लंबा है, इसको भी आप लोग देख लेंगे अच्छी तरह। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है? ऐसा कहना क्या उचित है? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करे, है ना? तो यहाँ उत्तर भी है, लेखक ने नया सिकंदर भारत आने वाले नवागंतुक अन्वेषक पर्यटक एवं अधिकारियों को कहा है ना? ऐसा कहना क्या उचित एकदम सही है, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे इतनी विविधता पाई जाती है जो दुनिया के किसी भी देश में इतनी विविधता नहीं पाई जाती है ना? हर एक जगह अलग अलग मौसम, हर एक जगह का अलग अलग खान पान रहन सहन, तो यहाँ जो है उन सबको जो है खोज करने में और ये अनुसंधान करने में बहुत आसानी होती है। चलिए, अगला प्रश्न है कि मानव का रचा सूरज मानव को भाप बनाकर सौंप गया, व्याख्या करें, है ना? तो कहने का तात्पर्य है कि जो सबसे पहले तो ये समझिए कि यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है ना, व्याख्या करना है। तो प्रस्तुत पंक्ति हम हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ्य के काव्यखंड के हिरोशिमा शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक सच्चिदानंद जी हैं। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि मानव जिस बमों को अपना आदर्श मानता था, वह सूर्य रूपी बम मानव का विनाश बनकर मानव को ही क्या करता है? खत्म कर देता है। समझ गए? तो इसको भी आप अच्छी तरह से देख लेंगे। उसके बाद जो है अगला प्रश्न है, कवि अपने आंसू को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? तो कवि अपने आंसू को अपनी प्रेमिका के यहाँ जो है पहुँचाना चाहते हैं। कवि अपने आंसू को अपने प्रेमिका सुजान के यहाँ आंगन तक पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि सुजान ही कवि के पीड़ा का अनुभव कर सकते हैं, कोई और नहीं। इसलिए कवि की आकांक्षा है कि मेरी प्रीत पीड़ा सुजान के आंगन तक पहुँचाकर परोपकारी मेल मेरी पीड़ा को कम करने में मदद करेगा। चलिए, उसका अगला प्रश्न है कि सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस कर रही है? तो आपको भी पता है, उत्तर भी है यहाँ, सीता के पति के मरते ही घर की स्थिति दयनीय हो गई, भाइयों में आपसी मतभेद उत्पन्न हो गए, वे केवल अपनी ही पत्नी और संतान में ही सिमट गए। इनका सीता का भाई माँ की देख-रेख एवं भरण पोषण के लिए तीनों भाइयों ने एक-एक महीने का भार बाँध लिया। सीता किसी भी बेटे के साथ रहती है तो अंतिम से दुखी ही रहती है, बहुओं की कड़वी बातें उसे चुभती रहती है। अपनी ही संतान से आज वह विक्षुब्ध हो गई है, अपने मन की व्यथा किसी से बहू कह नहीं सकती, यही कारण है कि अपने ही घर में उसे घुटन महसूस हो रही है ना? बेटा लोग ध्यान से देखता नहीं है और जो उनकी बहू है वे कड़वी-कड़वी बातें कहती है, तो इसीलिए उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने ही घर में मेरी अपनी ज़िंदगी जो है बेकार है। तो उसका अगला प्रश्न है, हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है? हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है? तो इसको भी आप लोग देख लेंगे। कवि राम नाम की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भगवान के नाम से बढ़कर अन्य कोई धर्म साधना नहीं है। भगवान कीर्तन से प्राप्त परमानंद को हरि रस कहा गया है। भगवान के नाम कीर्तन, नाम संस्मरण में डूब जाना, हरि कीर्तन में रम जाना और कीर्तन में उत्साह परमानंद की अनुभूति कराना ही क्या है? हरि रस है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो खोखा जो था वह घर के नियमों के मामलों में क्या था? अपवाद था।
और उनकी जो सेन साहब की 5 लड़की थी उसके लिए अलग नियम था और इसके लिए अलग नियम था। वह उनकी पाँचों लड़कियाँ एकदम शालिनी, एकदम कोमल, घर से बाहर नहीं जा सकती और कुछ भी अगर छोटी-सी गलती करती उनकी लड़की तो अच्छी डाँट फटकार लगाता सेन साहब और उनका लड़का कुछ भी करता तो बोलता ये सीख रहा है। तो इन सब मामलों में क्या था, ये अपवाद था। उसके बाद है अगला कि भारत माता अपनी ही धरती में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? तो देखिए कि भारत में जो है आजकल चारों तरफ अंग्रेजी चाल-ढाल, रहन-सहन जो है छाया हुआ है और बाज़ार में भी आप जाओगे तो अधिकतर चीज़ें आपको विदेशी ही नज़र आएगी। तो कभी कभार ऐसा लग रहा है कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है। उसका अगला प्रश्न है कि परहित के लिए देह धारण कौन करता है ना? तो परहित के लिए धारण कौन करता है? देह धारण कौन करता है? तो मेघ, है ना? तो परहित के लिए ही देह धारण करता है, मेघ परोपकारी होता है, घूम-घूम करके जो है वह लोगों के हित के लिए जो है काम करता है। उसके बाद है ये तो प्रश्न बताए हैं कि बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। तो चलिए अब हम लोग अंतिम की ओर है। तो अंत भला तो सब भला। और सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोगों को मैं निबंध भी बताऊंगा, जो सबसे महत्वपूर्ण निबंध सब है उसको भी आप लोग जो है ध्यान से देख लेंगे। जैसे गणतंत्र दिवस पर निबंध है, मेरे प्रिय खेल क्रिकेट पर आप लोग जो है तैयारी कर लेंगे, उसका जो है दीपावली पर भी देख लेंगे, प्रदूषण पर देख लेंगे। उसके बाद और जो है महत्वपूर्ण है वर्षा ऋतु, होली पर देख लेंगे, पर्यावरण पर देख लेंगे, आतंकवाद पर देख लेंगे। उसके बाद जो है इंटरनेट पर देख लेंगे, मेरे प्रिय कवि पर देख लेंगे, छात्र अनुशासन पर देख लेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बिहार कब और अब, ठीक है? तो आप लोग एक चीज़ ध्यान देंगे कि जब आप निबंध लिखेंगे तो कम से कम 5 3 पैराग्राफ ज़रूर चेंज करेंगे, है ना? कितने? 3 पैराग्राफ जो है आप लोग ज़रूर जो है आप लोग चेंज करेंगे, ठीक है? तो जैसे आपने यहाँ तक लिख दिया, है ना? अब जैसे मान लीजिए ये पेज है मेरे सामने, एक पेज हुआ। तो जब आप लिखेंगे तो मान लीजिए क्योंकि ये 10 नंबर का रहता है, कितने नंबर का? 10 नंबर का। तो इसको कम से कम पेज के इधर और इधर दोनों तरफ लिखना होता है। तो यहाँ तक कंटिन्यू लिखेंगे, फिर एक लाइन आप छोड़ देंगे, फिर यहाँ से कंटिन्यू लिखेंगे, फिर एक लाइन आपको छोड़ देना है, फिर यहाँ। तो इस तरीके से कम से कम 3 पैराग्राफ आपको चेंज कर देना है निबंध लिखते वक़्त। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इसकी तैयारी अच्छी तरह कर लें। और फिर मैं आपको बता दूँ कि कॉपी कैसे लिखना है, ओएमआर शीट कैसे भरना है, तो इस वीडियो का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे भी जो है ज़रूर देख लेंगे, ठीक है? तो आपका एग्ज़ाम बेहतर जाए और जो है रिज़ल्ट आपका अच्छा आए। तो जय हिंद, जय बिहार के छात्रों।